बहुत अच्छे से पढ़िएगा और नोट्स के ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, अध्याय 1 है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, हमारे आसपास कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं और उनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में देखते हैं क्या होता है। हर वह वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। आपके इर्द गिर्द, मतलब आपके चारों ओर अगर आप देखें तो हर वो चीज़ जो स्थान घेर रही है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। और उसकी फॉर्म में, मतलब एयर भी पदार्थ की ही फॉर्म में आएगी। तो एयर भी, अगर एक कोई रूम है जिसमें कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी उसमें क्या ऑक्यूपाई कर रहा होगा, एयर ऑक्यूपाई कर रही होगी स्पेस को। ठीक है, तो वो भी पदार्थ में ही आ जाएगी। फिर पदार्थ की दो प्रकृति होती है, एक होती है भौतिक और एक होती है रासायनिक। ठीक है, फिजिकल और जो है केमिकल होती है। तो देखते हैं, यहाँ पे एक नोट दिया गया है। आयतन का मात्रक, कुछ यहाँ मात्रक है। देखिए, आयतन का जो मात्रक होता है वो 1 घन मीटर होता है। ठीक है, और लीटर के फॉर्म में भी इसे कहा जाता है। 1 घन मीटर जो होता है, 1 घन मीटर का हो या फिर लीटर का हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 मीटर जो होता है वो 10⁻³ जो है सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो ये थे आयतन के कुछ मात्रक थे। ठीक है, अब आगे देखिए, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अब यहाँ पे जो पदार्थ हैं उनकी जो कण हैं उनकी क्वालिटीज़ की बात, मतलब के बारे में हम लोग जब जानेंगे तो उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि वो जो पदार्थ है वो किस स्टेट में है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होना। पहली चीज तो यही होती है कि जो पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। उदाहरण देखिए, जैसे नमक का घोल जिसमें नमक के कण पानी में रिक्त स्थानों में आसानी से वितरित हो जाते हैं। जैसे क्या है, हमने एक ग्लास वाटर लिया, ठीक है, उसमें हमने 1 चम्मच नमक डाला। ठीक, तो नमक को हम जब उसको घोलते जाएंगे थोड़ी देर बाद क्या पता चलेगा कि वो नमक पूरी तरीके से उसमें घुल गया, मतलब कि वाटर ही वाटर दिखेगा। इसका सिंपल जो है मतलब यहाँ पे यही है कि वाटर की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेस होगा, और जो स्पेस किसने फुलफिल कर दिया होगा, नमक ने फुलफिल कर दिया होगा। ये और भी ज़्यादा क्लेरिफाई तब होता है जब हम जो है और नमक घोलते हैं और वो सिचुएशन आ जाती है जिसमें जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस वाटर का जो होगा वो नमक की वजह से पूरा भर गया होगा। ठीक है, मतलब इस स्पेस ऑक्यूपाई हो चुका होगा, अब उसमें और जगह नहीं है तो नमक घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट है, पदार्थ का कण निरंतर गतिशील। पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, मूवमेंट करते रहते हैं। जैसे देखिए, जल से भरे बीकर में एक बूंद स्याही का एक समान रूप से फैल जाना। जल से भरा हुआ पूरा एक बीकर है, उसमें अगर एक बूंद स्याही हम डाल दें तो थोड़ी देर बाद वो पूरे वाटर में, मतलब चाहे ऊपर की सरफेस, मतलब ओवरऑल फैल जाएगी। ठीक है, हमें इसको किसी भी तरीके से हमें इसको हेल्प करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप मतलब कि इसमें घुल जाएगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो स्याही के जो कण हैं वो भी मूव कर रहे होंगे, वाटर के कण भी मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। अतः ताप बढ़ाने पर, और लेकिन अब हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें किसी भी पदार्थ का तो कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो उतनी ही तेज़ी से जो एक मतलब पदार्थ है वो दूसरे पदार्थ में मिलेगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं विसरण या डिफ्यूजन। ठीक है, क्या होती है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। दो विभिन्न, जो लोग ग्रो करते हैं ना, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। पदार्थ हैं, अलग अलग तरीके के पदार्थ हैं जो वो आपस में अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपने आप अगर वो मिले जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे, डिफ्यूजन कहलाता है या फिर विसरण कहलाता है। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। तो कणों के बीच में रिक्त स्थान होता ही है तो वो उन स्थानों को फुलफिल करने के लिए दूसरा पदार्थ उसमें आ जाता है, इस वजह से ये ऐसा होता है। ठीक है, तो विसरण की प्रोसेस तब होती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये जो पदार्थ के कण होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तभी तो वो आपस में स्याही आखिर कैसे पूरे वाटर में फैल गई होगी, तो वो वाटर के मॉलिक्यूल उसकी अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तभी तो मतलब कि जितना भी वो स्पेस ऑक्यूपाई कर ली होगी। ठीक है, तो ये चीज़ लेकिन हर एक पदार्थ में अलग अलग तरीके का होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया पदार्थ की अवस्थाएं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ी सी स्टार्ट होती हैं। विसरण भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाएं देखिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, 3 रूप हैं, ठोस, द्रव और गैस।
ठोस अवस्था में देखिए ठोसों का निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं, इनकी सीमाएं एकदम बराबर होती हैं, ठीक है। स्थिर आयतन होता है, इनका आयतन फिक्स होता है, यानी और नगण्य संपीड्यता, संपीड्यता मतलब कि हम उनको प्रेस करके या उनका हम शेप साइज चेंज नहीं कर सकते ठोस का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे हम बाह्य बल अगर लगाते हैं, बाह्य बल लगाने पर ठोस पदार्थ टूट सकते हैं परंतु इनका आकार चेंज नहीं होता। इसी में ही एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, अन्य कुछ उदाहरण दिए गए हैं। कुछ ऐसे ठोस होते हैं, ठोस पदार्थ जिन पर बाह्य बल लगाने पर उनका आकार तो बदलता है परंतु बल हटाने पर वापस वो अपनी पहली अवस्था में आ जाते हैं। मतलब बल लगा रहे हैं तो आकार चेंज हो रहा है, लेकिन वो अगर हटा रहे हैं तो वापस से अपनी पहली अवस्था में आ जा रहे हैं। जैसे रबर बैंड में जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसका साइज चेंज हो जाता है और जैसे ही हम फोर्स हटाते हैं वापस वो अपनी पहली स्थिति में आ जाता है। और स्पंज में भी सेम प्रोसेस होती है। और लेकिन यहाँ पे देखिए स्पंज में संपीडन जो होता है, जो उसका प्रेस करने मतलब कि जितना ज्यादा वो दब सके, ठीक है, तो जो संपीडन जो होता है वो स्पंज में संभव है, ठीक है। नमक है, शर्करा है, ये सारी चीजें जो होती हैं इन सब में क्या होता है कि प्रेस करने पर यहाँ पे ये बताए गए कुछ ठोस पदार्थ पर बल लगाने पर उनका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है, और हटाने पर वापस से अपनी जगह पे आ जाते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है वो रबड़, स्पंज हो जाएंगे। इसके अलावा नमक और शर्करा भी जो है ठोस में ही आ जाते हैं। द्रव तरल माध्यम में होते हैं। द्रव का आकार नहीं आयतन निश्चित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है द्रव के बारे में। इनका आकार निश्चित नहीं होता है, इनका आयतन वॉल्यूम जो होता है वो निश्चित होता है। द्रवों में बहाव का गुण होता है, ठीक है, बहने का गुण होता है। ठोस जो होते हैं उनका आकार और आयतन दोनों ही फिक्स्ड होता है, इनका सिर्फ आयतन फिक्स्ड होता है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है, ठीक है। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलने की जो प्रोसेस है वो द्रवों में ज्यादा होती है। द्रवों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है, जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो भी इनमें ज्यादा होता है। फिर आती है गैसीय अवस्था। गैसों की संपीड्यता ठोसों एवं द्रवों की तुलना में बहुत अधिक होती है। अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे देखिए एलपीजी है, एलपीजी को कहा जाता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो यहाँ पे जो पेट्रोलियम गैस है उसको इतना ज्यादा संपीड़ित किया जाता है कि वो जो गैस होती है वो इतना ज्यादा संपीड़न उसका किया जाता है कि छोटे से सिलेंडर में वो एक लिक्विड के फॉर्म में हो जाती है। इस वजह से हम उसको एलपीजी कहते हैं, ठीक है। और सीएनजी भी वही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको भी इस सेम प्रोसेस की जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर में भी ऑक्सीजन को सेम तरीके से लिक्विड फॉर्म में करके रखा जाता है। तो देखें तो गैसों की संपीड्यता जो होती है वो ठोसों और द्रवों की तुलना में गैसों में सबसे ज्यादा होती है, ठीक। आगे देखिए कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ भी कहा गया है कणों की जो तेज गति होती है या अत्यधिक रिक्त स्थान है उनके कारण ये गैसों के बारे में ही प्रॉपर्टी बताई जा रही है कि गैसों का अन्य गैसों में विसरण, जैसे विसरण की जो प्रोसेस होती है इतना ज्यादा इनमें स्पेस होता है कि अगर आप किसी परफ्यूम, जैसे मान लीजिए आप किसी रूम में जाए, वहां पे कोई परफ्यूम आप जो है स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है, स्प्रेड कर रहे हैं, तो स्प्रेड करेंगे थोड़ी ही देर में उसकी स्मेल पूरे रूम में फैल जाएगी। क्या इसका क्या मतलब है कि जो गैस होती है उनका अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्र गति से होता है, क्योंकि रूम में क्या होगी, एयर होगी, और जो हम जो है स्प्रे करेंगे परफ्यूम वगैरह को तो वो एयर के जो पार्टिकल है उनका स्पेस जो होगा खाली उसको फुलफिल कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जल जो होता है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है। जल ठोस अवस्था में बर्फ के फॉर्म में होता है, द्रव में जल के फॉर्म में होता है और गैस में जल वाष्प के फॉर्म में होता है। पदार्थों का तापमान परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है, ये दूसरी क्वालिटी हो जाएगी इसकी कि पदार्थ जो होते हैं उनका अगर हम तापमान चेंज करें, टेम्परेचर चेंज करें तो उसका चेंज करने पर उन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे ठोसों के तापमान को बढ़ाने पर उनके कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। अगर ठोस जो है उनका हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो उनकी गतिज ऊर्जा, उनमें पार्टिकल जो होते हैं उनकी बढ़ जाएगी। इसका कारण क्या होता है, जिसके कारण अधिक तेजी से कंपन करने लगेंगे, तो पार्टिकल की जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो कंपन उनमें तेजी से होने लगेगा, जिससे क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, ठोस पिघल कर द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। ये बर्फ का जो वाटर है उसमें कन्वर्ट होने की पूरी प्रोसेस बताई गई है, ठीक है, कि मतलब हमने टेम्परेचर दिया, तापमान हमने बढ़ाया बर्फ का, ठीक है, तो उनके पार्टिकल बहुत तेजी से जो है मतलब